कि हम थोड़ा सा ना एग्जाइटी को डिफाइन करते हैं, और इवन एग्जाइटी और डिप्रेशन को भी ना, कि हम आपने जैसे कहा ना कि पेशेंट आते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि एग्जाइटी कब शुरू हुई। सो मतलब अगर आप किसी पेशेंट से पूछें या किसी पूछें कि व्हाट इज़ एग्जाइटी, मतलब हाउ डू द पेशेंट्स एक्चुअली नो कि उनको एग्जाइटी किस लेवल की है और किस तरह क्लैरिटी है। मैंने जो है ना वो अली भाई के साथ, मोहम्मद अली भाई के साथ जो वीडियो में मैंने अपनी को, मैं 3 इयर्स एंग्जाइटी से गुजरा हूँ ना, तो मैंने जब अपनी वो स्टोरी बताई ना, तो उसके बाद कितने लोगों ने कांटेक्ट किया जो कह रहे हैं कि हमें पहली दफ़ा पता चला कि हमें एंग्जाइटी है, नहीं तो उन्होंने कोई सीटी स्कैन, कोई MRI, कैंसर तक उनका जहन गया हुआ था कि पता नहीं हमें कौन सी बीमारी है। एको करा चुके हैं, अच्छा ठीक है ना, ECG करवा चुके हैं, होता है एंग्जाइटी, बिल्कुल एंग्जाइटी, और फिर वो लीड करती है पैनिक अटैक्स की तरफ। अब एंग्जाइटी है क्या? मौजूद लम्हे में ना रहना, मुस्तकबिल के बारे में और माजी के बारे में सोचते रहना, माजी को बदलने का पछतावा कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, पता नहीं मुस्तकबिल में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो जो इंसान ये सोचता है कि मेरे बीवी बच्चों का मेरे बाद क्या होगा, उसका ईमान नामुकम्मल, उसने पालने वाली सिर्फ पे ईमान नहीं लाया। एंग्जाइटी वसवसे और शक की बीमारी है। आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढोगे, आप हर चीज़ पे खुद पे शक करोगे, दूसरों पे शक करोगे, आप इतना आइसोलेटेड हो जाओगे, दिल की धड़कन इतनी तेज़ी से शूट करेगी, टैकीकार्डिया इतना ज़्यादा होगा कि आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे आपका दिल बंद हो रहा है। इसी तरह से दम घुटना, सफोकेशन, ये प्रॉपर लोग फील करते हैं। इसी तरह से इतनी जिस्म में थकावट कि 5 मिनट का काम करना भी मरीज़ के लिए अजाब होगा, कि अगर मैं ये 5 मिनट भी काम करूंगा तो पता नहीं मैं सारा दिन कैसे गुजारूंगा। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, बंदों से कतराना शुरू हो जाते हैं, एक कमरे तक बंद हो जाते हैं, और फिर जब भी कोई फीलिंग आती है तो वो सर का दर्द भी तो हो सकता है, लेकिन एक एंग्जाइटी का पेशेंट क्या सोचेगा, कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है, कहीं अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है, एंग्जाइटी में ना जब फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर हुआ होता है तो पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो लोग समझ रहे होते हैं कि कहीं मुझे गुर्दों का कैंसर तो नहीं है, कहीं मेरे गुर्दे फेल तो नहीं हो रहे। तो इस सेल्फ टॉक भी बड़ा ज़रूरी है, अब साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना भी ज़रूरी है, लेकिन ख़ुद से कि भाई मेरी मौत का एक दिन मुकर्रर है और मैं वक्त से पहले नहीं जान सकता, और अपने आप को यकीन दहानी कराना कि ए ईमान वालों मज़ीद ईमान लेके आओ। ईमान शक की, वसवसे की नफ़ी करता है। जितना जितना आपका ईमान पुख्ता होता जाएगा, उतना उतना ये ख्यालात आपके जहन से निकलते जाएंगे। आप इनका बसेरा अपने दिमागों में करवा देते हैं कि अब अगर कोई नेगेटिव थॉट आई है तो उसको आपने इतनी दफ़ा रिपीट किया ना कि अब वो आपकी जान नहीं छोड़ रही। और इसी तरह से फिर पैनिक अटैक होता है, वो तो फिर इतना ख़तरनाक होता है कि उसमें आपको लिटरली ऐसे लग रहा होता है कि जैसे यही मोमेंट है और जो मौत का फरिश्ता है वो आ चुका है, और उससे जब वो लोग निकलते हैं तो पैनिक अटैक से भी ज़्यादा ख़तरनाक फेयर ऑफ अनदर पैनिक अटैक है कि कहीं ये फिर ना। और आई थिंक उसकी वजह से अटैक्स होते भी, उनके साथ ही हुआ है नो, एक पैनिक अटैक हो गया ना, अब वो उसकी जो पैनिक अटैक होने से पहले जो सिम्टम, जो फीलिंग्स आई थी ना, अब वो नॉर्मल सी फीलिंग्स थी, थोड़ा सा जैसे होता है ना सांस फूल जाना है, बिल्कुल इस तरह सा होता है ना, लेकिन उसके बाद फिर अब वो जब भी वो कहते हैं कि जब भी वो थोड़ा सा भी वो सिनेरियो सिमिलर होता है ना, उनको लगता है पैनिक अटैक, और उसके बाद मल्टीपल अटैक्स हो गए जस्ट थिंकिंग कि मुझे पैनिक अटैक आने वाला है, एंड इट रिजल्टेड इन एक्चुअल पैनिक अटैक। इसमें होता ये है कि मैं खुद भी एंग्जाइटी के एक फेज से गुजरा हूँ। ये होता है कि व्हेन यू आर वरिड कि मुझे वो दोबारा ना हो जाए ना, ये जो वरी है ना कि मुझे दोबारा ना हो जाए, मुझे दोबारा ना हो जाए, और आप हर चीज़ ना जहन में कनेक्शन बनाते हो, उस वजह से मुझे हुआ था, उस वजह से मुझे हुआ था, पूरे पैकेज बनाते कि क्यों अब होने लगे, क्यों होने लगे, और फिर आपका ना जहन उससे ना यानी एक कनेक्टिविटी डेवलप कर लेते हैं कि जब ये फेज़ आया तो उसमें वही हार्ट बीट तेज, वो बंदा जो 100 सीढ़ियाँ चढ़ ले तो सांस नहीं चढ़ता, वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट इतनी तेज़ कि हर टाइम 24/7 हार्ट बीट तेज है। फिर होंठों का सूख जाना, प्यास लगना, बार बार वॉशरूम का आना, और अगेन यानी लोगों से बात करने की कॉन्फिडेंस शटर हो जाना, सेल्फ स्टीम हो जाती है। और यानी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, लेकिन जब मैं उस फेज में था ना, आई नेवर यूज्ड टू टॉक। मैं चाहता मैं अकेला रहूं, घर पे मेहमान ना आए, कोई फ़ोन बजना ना दिल की धड़कन तेज, ओह ये क्या न्यूज़ आई होगी, सुभान अल्लाह ब्रो, इवन घंटी का बजना बाहर कोई आफत आ गई है, सीरियस फियर ऑफ द अननोन। सो ये एग्जैक्टली जो है ना, ये पता है वसीम, बेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं, दोज हु वेक अप विद एंजाइटी, यानी द लाइफ इज नॉर्मल completely fine, but when they wake up at a panic attack तो मैं नहीं कहूँगा, but anxiety attack। ठीक है, आपको बस ऐसे कोई केसेस आए हैं? बिल्कुल, उसकी बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे कोई वजह नहीं होती, लेकिन जब हम प्रॉपर उनसे बात करते हैं, जब वो खुलते हैं तो पता चलता है कि कोई डिस्टर्ब चाइल्डहुड है, कोई बचपन में कुछ ऐसी चीज़ देखी थी,
कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया, मार्क्स पूरे नहीं आए, यानी कि कहीं ना कोई एक फेलियर है, कोई अनरिजॉल्व कोई मसला चला आ रहा है जो कि चलते चलते यहाँ तक आया। वो ज़रा सा जब वो खुलते हैं तो पता चलता है कि पीछे कोई ना कोई बात ऐसी थी। जैसे उस दिन एक साहब आए, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता और चेहरे पे स्ट्रेस ही स्ट्रेस। मैंने कहा कि देखें जी, ये आप रहने दें, ऐसी बात ना करें। जो ये डिनाइल में आप हैं ना, बगैर स्ट्रेस के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल जो एंग्जाइटी है, अगर वो एग्ज़ाम से पहले नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे? पहले आप एक्सेप्ट तो करें कि आपकी लाइफ में मसले चल रहे हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं। बेहतर इंसान वो है जो उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आप अगर एक चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो आपने तो पहला स्टेप ही नहीं लिया। तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे। तो फिर मैंने उनको ये भी बताया कि एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो बंदा कहता है कि 2 ही लोग हैं जिनको एंग्जाइटी नहीं होती, एक साइकोपैथ्स और एक वो जो कि कब्रिस्तान में दफन है। जो जिंदा है ना, उसकी लाइफ के साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो हर इंसान की लाइफ में होती हैं। ऐसे पेशेंट से मैं भी मिला, वो कहते हैं मैं स्ट्रेस लेता नहीं हूँ, बट समटाइम्स आई वेक अप इन एंजाइटी, पैनिक अटैक हो रहा होता है मुझे और बड़ा लंबा चलता है सारा। तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनका जैसे ही वो उठते हैं ना, कभी कभी, यानी दिस हैपन्स रेयरली, तो उनको वो अटैक क्यों आता है। जब हमने मज़ीद डिग इन किया और डीप डाउन गए तो फिर उनको मेमोरीज़ पुरानी याद आना शुरू हो गई। और फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हाँ, मैं जब अराउंड 7th 8th क्लास में था, मैं एक रात को उठा और मैं बड़ा डर गया था, बिकॉज मैं अकेला सो रहा था कमरे में। यूजुअली मेरे सिबलिंग्स साथ सोते थे और मैं डर गया। और डरने के बाद ना, सिंस मैं इतना एक डिसओरिएंटेड उठा ना, मुझे मेरा नाइट सूट मिल रहा था, ना मुझे कोई घर में नज़र आ रहा था और डोर लॉक था पेरेंट्स का। तो कहते हैं मैं इतनी टेंशन में था, तो उस टेंशन में ही ना मैं फिर सो गया और मुझे ना वो कुछ दिन तक टेंशन रही। अच्छा, जब वो ट्रिगर किया तो पता चला कि कोई ऐसा ख्वाब या कोई ऐसा स्ट्रेस उनको मिले ना जो वो सेम फीलिंग ट्रिगर कर दे, देन ही वेक्स अप इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो उसका ये डेफिनेटली ब्रीदिंग टेक्निक्स बड़ी हेल्प करती हैं। बिल्कुल, डीप ब्रीदिंग। बिल्कुल, ये जो मैंने कहा ना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये वेगस नर्व के कंट्रोल में है। तो एक चीज़, वैसे तो उसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा पानी भी चेहरे के ऊपर ज़ोर से मारे, उससे भी रिलीफ हो जाता है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, कि जब हम पेरिफेरल विजन को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि हम कोई अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत जगह के सामने खड़े हैं। एंग्जाइटी का पेशेंट ऐसे, उसका टनल विजन होता है ना, वो बिल्कुल फंसा हुआ रहता है। हर वक्त उसके माथे पे एक परेशानी है और वो एक ही जगह को लेके ना, एक ही पॉइंट पे बिल्कुल फंसा हुआ है। पेरिफेरल विजन जब आप एक्टिवेट करते हैं, जब आप पूरी अल्लाह की कोई खूबसूरत, कोई मरी चले गए, कोई ग्रीनरी है, उसको आपने खुली नज़र से देखा और आपने ना बाहर की तरफ देखा, तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और वेगस नर्व रेस्ट एंड डाइजेस्ट को एक्टिवेट करती है। बहुत सारे एंग्जाइटी के पेशेंट्स एसिडिटी की शिकायत कर रहे होते हैं, मैदे का निज़ाम धर्म भरम हुआ होता है, डाइजेशन, और उसके लिए फिर वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी ले रहे होते हैं, मैदे की और अद्वियात भी ले रहे होते हैं। ये हमारा मेन ब्रेन है, मैदा हमारा सेकंड ब्रेन है। जब तक मेन जो ब्रेन है वो स्ट्रेस में है, हाजमे का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। अब आप हद चेक करें कि स्ट्रेस वहीं का वहीं है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा और अद्वियात का अंबार लिया जा रहा है। और ये जो PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये वाइटामिन की डेफिशिएंसी करा देती हैं, ख़ास तौर पे वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देती है। वाइटामिन B12 का नर्वस सिस्टम का और रेड ब्लड सेल्स का क्या लिंक है, वो हर कोई देख सकता है आजकल। तो यानी कि वो मेडिकेशंस जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी करा रही हैं, वो आप ले रहे हो, उनके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जो सही थेरेपी थी वो उसकी तरफ आप नहीं जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप बस उस बीमारी को खींचे जा रहे हो, उस एक बीमारी से कई बीमारियां निकलने वाली हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि लोगों को हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेके आना है। वही जो हम बात करते हैं, अल्लाह ने हमें मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। एक्सरसाइज करने से वो जो एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन रिलीज़ हो रही होती है, ये जो फाइट एंड फ्लाइट में जो हार्मोन, उनको हम यूज़ कर लेते हैं, उससे यह है कि वो एंग्जाइटी हमारे ऊपर हावी नहीं है।